हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग जीव जगत पढ़ रहे थे जेटेड साइंस सिलेबस के अनुसार अध्याय 3 सजीव जगत या फिर जीव जगत। इसका हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे R.H. विटेकर के अनुसार, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस है ना, कवक, लाइकेन। उसके अलावा पादप जगत पढ़ लिए थे। पादप जगत में पौधे की संरचना, उसका कार्य क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसके पौधों के सभी भागों को हम लोग देख चुके थे उसके कार्य के साथ। जड़, तना, पत्ती, फूल, परागकण, बीज, ये सभी कुछ विशेष प्रकार के पौधे भी देखे थे और क्षेत्र के आधार पर पौधे के प्रकार भी देखे थे। आज हम लोग 5वीं किंगडम देखेंगे जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत में देखेंगे कि मनुष्य में संवहन या फिर परिसंचरण तंत्र है ना, परिसंचरण तंत्र। उसके बाद मनुष्य में पाचन, मनुष्य में उत्सर्जन, मनुष्य में श्वसन और कुछ विशेष प्रकार के जानवर देखेंगे। इसके अलावा हम लोग कोशिका नेक्स्ट टॉपिक में कि नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन तक। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो एक एक करके चलिए देखते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो जंतु जगत में जो भी एक एक्स्ट्रा था कि जंतु की संरचना और उसके कार्य, इस टॉपिक जंतु जगत वाला किंगडम में उसे कवर हो जाएगा। तो जंतु जगत को क्या कहेंगे? फौना कहेंगे। जबकि हम लोग पादप जगत को क्या कह रहे थे? फ्लोरा कह रहे थे, है ना, फ्लोरा। और जंतु जगत को फौना। तो जंतु जगत में इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जिस प्रकार से हम लोग पादप जगत के उसके जनक किसके कहेंगे? तो थियोफ्रेस्टस देखे, उसी प्रकार जंतु जगत के, जंतु विज्ञान का जनक कौन कहेंगे? अरस्तु को। ठीक है, और अरस्तु को जीव विज्ञान के भी जनक कहेंगे। यानी कि अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों कहेंगे। उसके अलावा जो जंतु में है, पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा आदि, रेंगने पर चलने वाले जीव जैसे सांप, छिपकली, केचुआ आदि, कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, तितली, मच्छर, मकड़ी आदि, पशु पक्षी और मनुष्य सभी जो है जंतु जगत में आते हैं। यानी कि जंतु जगत में कौन कौन आते हैं? जितने भी जंतु हैं, चाहे वो पानी में है, रेंग कर चलते हैं, स्तनधारी हो, है ना, सभी जो है वो जंतु जगत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें जंतु जगत के जैसे मनुष्य भी आ गए। तो विशेष करके मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य का संवहन या फिर परिसंचरण तंत्र, है ना। संवहन मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो है वो किस प्रकार से पचा हुआ भोजन या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, किस 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 तरह से, है ना। हमारे बॉडी में जो रुधिर है, रक्त है, धमनी है, सीरा है, किस प्रकार से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है हमारे शरीर में परिसंचरण करते हैं, है ना, संवहन करते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में संवहन क्या होता है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो पचने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है, पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका शरीर के उस भागों तक पहुंचना आवश्यक है जहां से वे बाहर निकल सके, है ना। जो भी हम खाते हैं, पचा हुआ भोजन हमारे शरीर में जो अवशोषण हो जाती है, फिर जो अपचित भोजन है उसको मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये सभी क्रिया जो है पाचित भोजन एवं ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना और अपशिष्ट पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या मतलब समझे कि जो भी हम भोजन खाते हैं, भोजन से हमारे शरीर में जो अवशोषण होता है, ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ है जैसे मल, मूत्र, पसीना, है ना, एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचना, है ना, क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र या फिर संवहन कहलाएंगे। इसका नाम याद रखना है कि सबसे पहले जो है परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किए थे? तो विलियम हार्वे ने, है ना, विलियम हार्वे ने इस तंत्र की खोज की थी, ये याद रखना है। उसके अलावा ये तो समझिए कि इसमें क्या होता है और इसमें नाम याद रखना है, विलियम हार्वे। अब परिसंचरण तंत्र के जो जो भाग है, यानी कि इसमें क्या क्या, जैसे अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंग यानी किडनी तक पहुंचाती है, फिर जो हमारे भोजन पाचन करते हैं उसमें श्वसन के माध्यम से श्वसन तंत्र देखेंगे, है ना। तो उसमें क्या क्या अंग है, भाग है परिसंचरण तंत्र के। तो परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित भाग है। पहला भाग पढ़ेंगे हम लोग रक्त। रक्त को ही क्या कहेंगे? रुधिर या फिर खून, है ना। रक्त एक संयोजित तरल ऊतक है जो कि यह क्या है? एक चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ है।
इसमें लाल जो है रक्त लाल रंग होते हैं, क्योंकि इसमें लाल रंग इसमें मौजूद एक वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण। यानी कि इसमें क्वेश्चन होगा कि रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो चूंकि उसमें लाल रंग का एक वर्णक पाए जाते हैं जिसको हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, उपस्थिति के कारण जो है वो रक्त लाल दिखाई देता है। वहीं पर यदि कॉकरोच या केकड़ा को देखें, ये दो अपवाद याद रखना है इम्पोर्टेंट। कॉकरोच और केकड़े जैसे जीवों में यह वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका खून जो है वो लाल नहीं होता है। यानी कि कॉकरोच और केकड़े में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होने के कारण इसके जो है खून लाल नहीं दिखते हैं, है ना, सफेद दिखते हैं। तो ये हो गया रक्त के बारे में। अब इसका कार्य क्या है रक्त का, तो यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पहला कार्य, जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी पचा हुआ, तो यह रक्त का कार्य है कि शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। दूसरा इसका कार्य है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, एवं शरीर के अन्य भागों से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है ना। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है और शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। यह रक्त का कार्य है। तीसरा कार्य है, यह अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जन अंग तक पहुंचाना। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे कि मान ले यूरिया है ना, और मलमूत्र है, तो उनको जैसे किडनी तक पहुंचाना होगा या मूत्राशय तक पहुंचाना होगा। तो ये सभी कार्य क्या करते हैं, रक्त करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जन अंग तक पहुंचाता है। तो रक्त के 3 कार्य देख लिए, इंपॉर्टेंट। दूसरा है इसका अंग, यानी कि परिसंचरण तंत्र का दूसरा अंग हो गया हृदय या कि दिल। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि मनुष्य की बाईं छाती में जो स्थित हृदय होता है ना, दाएं नहीं, बाएं चेस्ट में जो है वह हृदय या फिर दिल जो है स्थित होता है। इसका आकार जो है मनुष्य के मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। यानी कि इस टाइप का मुट्ठी के आकार के बराबर होगा, है ना, मनुष्य के हृदय। और मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है। ऊपर वाले भाग को आलिन और नीचे वाले भाग को निलय कहेंगे। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर वाले भाग को आलिन और ये नीचे वाले भाग को निलय कहेंगे। ये इसका जो है 4 चैम्बर में बटा रहता है और यह लगातार जो है वो धड़कता रहता है। 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बार धड़कता है। ठीक है, बच्चों के दिल की धड़कन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर या फिर दौड़ने भागने पर दिल की धड़कन जो है वह बढ़ जाती है। देखिए, जब हमें आराम की स्थिति में रहते हैं हम लोग या फिर दौड़ने के भागने, उसमें जो हृदय की धड़कन में चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है ना। और दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। ये याद रखना है कि दिल की धड़कन को किससे सुना जाता है, तो स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। अब इसका कार्य क्या है हृदय का, तो हाँ, तो यह रक्त को पंप करता है ताकि रक्त जो है वो पूरे शरीर में जा सके। यानी कि पंपिंग इस टाइप से, है ना, पंप करता है रक्त। इसका क्या कार्य, रक्त को पंप करता है ताकि रक्त जो है वो पूरे शरीर में जा सके। और इसका आकार देख सकते हैं, ये फेफड़ा है, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी, ये बायां अलिंद, दायां अलिंद, ये महाशिरा है, ये बायां निलय और ये महाशिरा, है ना। और इस प्रकार से यहाँ कोशिका है। अब जो इसमें धमनी शिरा है, यानी कि धमनी शिरा में किस प्रकार से रक्त और शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाती है, तो धमनी या फिर शिरा। तो धमनी क्या करते हैं, धमनी में जो है वह ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, पहला बात। और यह जो है हमारे शरीर में लाल रंग के होते हैं ना, जबकि जिसे शुद्ध रक्त कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहेंगे। यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होगा उसी को क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। लेकिन एक अपवाद है, फुसफुस धमनी, है ना, यहाँ पर है ना, देखिए फुसफुस धमनी। चूँकि धमनी में क्या हम लोग पढ़े कि शुद्ध रक्त होते हैं, ऑक्सीजन वाला होते हैं, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है ना। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ऑक्सीजन फुसफुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त होता है और धमनियाँ जो है वह दिल से निकलती है। क्योंकि उसमें शुद्ध रक्त होते हैं, तो शुद्ध रक्त फेफड़े में शुद्ध होकर दिल से निकलती है, यानी कि वहाँ से फेफड़े से लेकर वो पूरे शरीर को पहुँचाएगी। जबकि शिरा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। शिरा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, जिसे अशुद्ध रक्त कहेंगे। परंतु फुसफुस शिरा में, यहाँ पे देखिए एक अपवाद रखना है, फुसफुस शिरा में जो है इसमें शुद्ध रक्त होता है ना।
जिस शिराएँ शरीर के अन्य भागों से निकलती है, यानी कि हमारे अन्य भागों से निकलती है। मनुष्य के हाथ पैरों पर जो हरी हरी नालियाँ दिखाई देती है वे शिरा हैं। यानी कि देखिए हमारे शरीर में ये हरे हरे नालियाँ दिखाई देते हैं ना, ये शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। और जो भी हमारे शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि ऑक्सीजन और अशुद्ध रक्त को, है ना, अशुद्ध रक्त तो हमारे फेफड़े तक पहुंचाती है शरीर के विभिन्न भागों तक। तो इसलिए जो है शिरा शरीर के विभिन्न भागों में फैली होती है, जबकि धमनी जो है वो दिल से फेफड़े से लगी होती है, ताकि जो ऑक्सीजन युक्त, है ना, शुद्ध रक्तों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार शिरा और धमनी में हम लोग अंतर देखें। अब चूंकि रक्त के बारे में बात हो रही, तो थोड़ा सा रक्त में, जैसे मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी और ओ, है ना। जो मैं बता रही इम्पोर्टेंट, है ना, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, यानी कि, है ना, एक बार आपको वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा जा सकता है और क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हो जाएगा ए बी और ओ। इसमें याद रखना है ए बी के बारे में कि ए बी जो है वो रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। यानी कि ए बी रक्त समूह वाले जो है वह सभी से ले सकता है, ए बी को क्या कहेंगे, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। जबकि ओ जो है, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है ना, दे सकता है, इसीलिए ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहेंगे, है ना, डोनर, सार्वभौमिक डोनर। और रुधिर या रक्त समूह की खोज याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर ने, है ना, नाम इम्पोर्टेंट है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ये 4 प्रकार के हैं, ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता। अब हृदय के बारे में चूंकि हम लोग पढ़े, तो विभिन्न जीवों में हृदय की कक्ष के बारे में थोड़ा सा देख लें। मछलियाँ में जो है हृदय की कक्ष 2 होती है, जबकि सरीसृप यानी कि रेंग का चलने वाले जीवों में 3 होते हैं, है ना, सरीसृप में 3, जबकि उभयचर जमीन और पानी में रहने वाले जीव में भी 3 ही होते हैं। सरीसृप उभयचर जंतु में भी 3 होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है, मगरमच्छ में 4 होती है। जिस प्रकार मनुष्य में 4 हृदय, है ना, 4 कक्ष में बटे होते हैं, उसी प्रकार मगरमच्छ में 4 है। पक्षी में भी 4 है, स्तनधारी में 4 है, और कॉकरोच में जो है वह 13 है। तो ये याद एक बार देख लीजिए कि किस जीव का कक्ष कितना है, हृदय कक्ष। अब हम लोग रक्त और हृदय के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मनुष्य में पाचन, है ना, किस प्रकार से पाचन होता है। जो भी हम जटिल भोजन करते हैं उसको सरल भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, टूट कर हमारे जो मनुष्य में उसे ग्रहण कर सके पाचन के लिए, उसे ही क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। जैसे भोजन का ऐसा रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, है ना, पाचन कहलाता है। जैसे हम लोग डायरेक्ट बड़े बड़े रोटी, बड़े बड़े चावल खाते हैं, तो वो डायरेक्ट पाचक नहीं होते हैं ना, उसको सरल भागों में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होता है। उस छोटे छोटे अणु सरल भाग में तोड़ कर ही हमारे शरीर उसे ग्रहण करते हैं, तभी वो क्या है, उसे पाचन कहलाते हैं। पाचन प्रक्रिया में जो अंग मदद करते हैं वह है, पाचन प्रक्रिया में यानी कि क्या क्या मदद करते हैं। जैसे सबसे पहले मुख गुहा, मुख से भोजन अंदर लिए, है ना। उसके बाद ग्रास नली से होते हुए कहाँ गया, आमाशय से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये मुख गुहा से ग्रास नली होते हुए कहाँ गया भोजन, आमाशय में, है ना, आमाशय में, है ना। आमाशय से फिर क्या हुआ, छोटी आंत, ये क्षुद्रांत, छोटी आंत, फिर ये बड़ी आंत में के माध्यम से मलाशय और गुदा द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकल गया। तो ये आपका पाचन तंत्र का संरचना बना सकते हैं। और इसका मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और गुदा, है ना, ये इसका भाग याद रखना है। अब पाचन प्रक्रिया में 4 चरण याद रखना है कि क्या क्या इसमें होता है। तो पहला चरण होगा अंतग्रहण, है ना। दूसरा चरण होगा पाचन, है ना, पाचन, ये देखिए, दूसरा चरण क्या होगा, पाचन। तीसरा चरण हो जाएगा इसमें अवशोषण, और चौथा चरण हो जाएगा इसमें स्वांगीकरण, और 5वां हो जाएगा बहिष्करण, है ना। तो पहला चरण देखते हैं कि पाचन प्रक्रिया में अंतर्ग्रहण में क्या होता है। तो अंतर्ग्रहण में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को अंतर
है ना, अंदर लेते हैं, तो उसी में क्या होगा, अंतःग्रहण, यानी कि इसमें क्या क्या होता है जब भोजन को अंदर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर लेता है। ठीक है, जब जैसे अंदर लिया तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, मुख गुहिका के द्वारा होता है, यानी कि मुख, सबसे पहले मुख से ही अंदर लिए ना, मुख गुहिका के द्वारा होती है। और मुख गुहिका में क्या होता है, जीभ और दांत होते हैं, है ना। सभी सभी जो है, सभी अंग का एक विशिष्ट कार्य होता है। जीभ का भी क्या कार्य है, दांत का भी क्या कार्य है। तो जीभ के ऊपर जो कलिकाएं पाई जाती है छोटी छोटी, जो भोजन को चखने में मदद करते हैं। ठीक है, जीभ के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है जो भोजन को चखने में मदद करते हैं। और जीभ भोजन के, है ना, जीभ जो है भोजन को लार के साथ मिलाने और निगलने में भी मदद करती है। जीभ का क्या कार्य है, भोजन को लार के साथ मिलाने और फिर निगलने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार जीभ का कार्य। दांत का क्या है, दांत से भोजन को काटा जाता है, चीरा जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है, तभी ना वो भोजन सरल भागों में टूटती है ना। तो जैसे ही हम अंतःग्रहण किए, यानी कि भोजन को शरीर के अंदर लिए, तो ये सबसे पहले काम कौन किया, जीभ चखने का काम किया, और दांत जो है पीसने का काम किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। दूसरा अब क्या होगा, जीभ और दांत की बात की जाए तो जीभ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए कि जीभ से जो है वो स्वाद का पता चलता है। और जीभ के अगले भाग से, जीभ का मुख्य 3 भाग है, तो जीभ के अगले भाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा या तीखा, और दोनों साइड से खट्टा या नमकीन स्वाद का पता चलता है। यानी कि इस टाइप का जीभ की यदि संरचना मैं बताऊँ, तो जीभ के अगले भाग से, है ना, यहाँ से इसमें क्या पता चलता है, मीठा, और पिछले भाग से, यानी कि ये पीछे वाले भाग से क्या, कड़वा या फिर तीखा। ठीक है, और ये जो साइड में है, साइड में, दोनों साइड में क्या होगा, खट्टा और नमकीन, है ना, खट्टा और नमकीन। तो इससे क्या पता है, जीभ से स्वाद का पता चलता है, और जीभ के स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लिए, और किस भाग में क्या कार्य है ना, कौन से स्वाद का पता चलता है, तीनों हम लोग देख चुके हैं। दांत में जो है मनुष्य के आयु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, है ना, दूध के दांत और अस्थाई दांत। दूध के दांत जो है ये 20 होते हैं। कितने होते हैं, पूछा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि दूध के दांत कितने हैं, तो 20 होते हैं। और यह 8 साल तक ये टूट जाते हैं, है ना, 8 साल तक ये 20 दांत जो है वो टूट जाते हैं। जबकि अस्थाई दांत जो है ये 32 होते हैं, और ये 8 साल के बाद ये निकलते हैं। तो ये दांत के बारे हो गया। ठीक है, दांत में भी जो है प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के अग्र वाला भाग, है ना, अग्रच्वाक, फिर चवर्नक। तो ये पीसने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। दांत का काटा जाता है, चीरा जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है। ये 4 प्रकार के दांत में है। अग्र वाला दांत जो है काटा जाता है, फिर चीरा जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा फिर दूसरा देखेंगे पाचन। अब तो भोजन अंदर ग्रहण कर लिया, चबा लिया, पचा लिया, स्वाद का पता चल गया, है ना, चीरा फाड़ा कर लिया। अब पाचन में क्या है, इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है ना। जैसे जैसे ही वहाँ भोजन को काटा, चीरा, पीसा, चबाया, अब भोजन में क्या होगा, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में मुंह, आमाशय में और छोटी आंत में होती है। यानी कि पाचन में कहाँ, मुंह से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले मुंह में याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पाचन शुरू हो जाती है। जैसे हम हमारे मुंह में भोजन लिए तो पचना वहीं से शुरू हो जाती है, मुंह से ही, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का विशेष करके मुंह में, आमाशय में और छोटी आंत में होती है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। देखिए, मुंह में जो लार होती है वह क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। तो पचाने का कार्य कहाँ, मुंह से ही हमारा शुरू हो गया, आमाशय से होते हुए छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, है ना, कुछ कुछ यहाँ होते हैं लार में, मुंह में, लेकिन छोटी आंत में भी कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। और छोटी आंत की लंबाई जो है 7.5 मीटर होती है। यह भी याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा भोजन का पाचन जो है लार ग्रंथि, है ना, कुछ इसमें रस पाए जाते हैं, लार ग्रंथि, यकृत, यानी कि लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकले गए रसों से होता है। यानी कि जब भोजन ये हमारे आमाशय में पहुंचती है तो यकृत के द्वारा रस निकलती है, पित्ताशय, अग्नाशय, है ना, इन सभी को क्या करते हैं कि यकृत और अग्नाशय द्वारा निकले गए रसों से जो है वो भोजन का पाचन होता है।
आमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह के क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कि सबसे और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, यानी कि भोजन जो है वो सबसे अधिक हमारे पेटों में आमाशय में होती है और ये मंथन करते रहते हैं, है ना। मंथन के कारण इसकी सतही क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है और एंजाइम की जो क्रिया है वो तेज हो जाती है, जिस कारण आमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है। तो हम लोग भोजन के पाचन के बारे में इतना तक पढ़े, है ना, पाचन। उसके अलावा आमाशय में जो है आमाशय रस की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। याद रखना है कि आमाशय रस की प्रकृति किस प्रकार से होती है, तो यह अम्लीय होती है। ठीक है, तो पाचन देख लिए अंतर्ग्रहण में। तीसरा देखेंगे अवशोषण। अब तो भोजन को अंतर्ग्रहण किए, फिर उसको अंतर्ग्रहण करने के बाद पाचन हुआ, पाचन के बाद अब अवशोषण होगा, यानी कि हमारे शरीर में जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको अवशोषित करेगा और जो भी अनुपयोगी पदार्थ है उसको बाहर करेगा। अवशोषण में क्या हुआ, इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि जो भी भोजन में पाचित हुआ, जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, उपयोग है, उसको क्या किया, शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया, है ना, शरीर अपनी ओर। और यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। किसमें होती है अवशोषण की क्रिया, छोटी आंत में होती है, क्योंकि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में ही पाचन हो रहा था ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, तो इसीलिए अवशोषण के भी कार्य छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अवशोषण होगा। बड़ी आंत में क्या होगा, जल और खनिज का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जो भी जल और खनिज का अवशोषण होता है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। देखिए, छोटी आंत में ये नहीं कि इसकी लंबाई छोटी है, उसकी मोटाई छोटी है लेकिन उसकी लंबाई 7.5 है, जबकि बड़ी आंत में जो है उसकी लंबाई 1.5 मीटर है ना। तो इस प्रकार से इसका याद रखना है कि बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अवशोषण होता है और वहाँ पर पाचन भी होती है। चौथा इसका प्रक्रिया देखेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है कि इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ, जो भी पचा भोजन है ना, पचा हुआ भोजन को जो हमारे शरीर अवशोषित किया, अब अवशोषित भोजन पदार्थ को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचना, है ना। अब हमारे पचा हुआ भोजन को हमारे शरीर अवशोषित कर लिया, अब जो अवशोषित पदार्थ है उसको रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कौन कार्य करता है, स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण। अब इसका पाचन का पांचवा अवस्था है बहिष्करण, है ना, चरण बोल सकते हैं कि पांचवी चरण है बहिष्करण या फिर निष्कासन, यानी कि इस प्रक्रिया में अपचित भोजन शरीर से बाहर निकलता है। पचा हुआ भोजन तो अवशोषण कर लिया, स्वांगीकरण कर लिया, यानी कि रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया। अब जो अपचित भोजन बचा उसको शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है ना, और कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, पाचन के विषय में डॉक्टर विलियम बोमेंट ने बहुत खोजबीन किया। उनके प्रयोग के बाद उन्होंने पता लगाया कि पेट में खाना अच्छी तरह पीस जाता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है। ये विलियम बोमेंट ने कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें मनुष्य में पाचन। अब हम लोग देखेंगे मनुष्य में उत्सर्जन। ठीक है, कि मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है शरीर से बाहर निकलना ही उस उत्सर्जन कहेंगे। तो जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसी के क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे, है ना। और जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन तो सबसे पहले कि जो भी एक्स्ट्रा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकलना उत्सर्जन, और जिस अंग के माध्यम से होता है उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन अंग। जैसे मनुष्य में उत्सर्जन अंग हो जाएगा गुर्दा, यानी कि किडनी, वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत यानी कि लीवर और मलाशय। मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र यानी कि पेशाब और मल के रूप में होता है ना। मुख्य रूप से क्या, मूत्र और मल के रूप में होता है। और ये इसका अंग याद रखना है, किडनी, फेफड़े, त्वचा और लीवर, है ना, और मलाशय। तो ये अंग हो गया। यहाँ पर देखिए किडनी यानी कि देख सकते हैं ये धमनी, शिरा, वृक्क, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग, है ना। किडनी का ये उत्सर्जन तंत्र का एक अंग दिया हुआ है किडनी, जिसमें गुर्दा या फिर किडनी का देखें कि मनुष्य में 2 गुर्दे पाए जाते हैं। देखिए मनुष्य में 2 गुर्दे पाए जाते हैं, ये मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये क्या है, मेन उत्सर्जन अंग है, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आकार जो है वो राजमा की फली की तरह होती है। राजमा की फली है ना, इस प्रकार से राजमा की फली होती है ना,
राजमा की फली की, ये है। इसके आकार जो है राजमा की फली की तरह होता है। और जब रक्त गुर्दे में पहुंचता है ना, जब रक्त इसके किडनी में पहुंचता है तब गुर्दे जो है उसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लेता है। यानी कि किडनी जो क्या करते हैं, वह छानने का कार्य करता है। जब उसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छन जाता है, रक्त गुर्दों में पहुंचती है, तो उसमें जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और हानिकारक पदार्थ उसको छान लेते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः अवशोषित कर लाता है। जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है वह रक्त जो है, क्योंकि रक्त ही लाया उपयोगी और अनुपयोगी, लेकिन जो उपयोगी है वह किडनी छानकर रक्त पुनः अवशोषित कर लेता है। और हानिकारक पदार्थ जो है जल में घुलकर मूत्र है ना, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, हानिकारक पदार्थ है, वह जल में घुलकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रकार मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में स्टोर होता है। जब भी इसको ज़रूरत है वो मूत्र मार्ग द्वारा विसर्जित कर देते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से किडनी क्या करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्तों को छानने का कार्य करते हैं। जो रक्त ले आया, फिर शुद्ध पदार्थ को रक्त अवशोषित कर लिया और अशुद्ध पदार्थ को, है ना, अनुपयोगी पदार्थ को जल में मिलाकर वो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया। ठीक है। गुर्दा या मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्र मार्ग उत्सर्जन अंग का निर्माण करते हैं। यानी कि किडनी किससे निर्माण, ये गुर्दा हो गया, और ये मूत्रवाहिनी मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग द्वारा ये किडनी का, है ना, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण किया। सभी का कार्य देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उत्सर्जन अंग में पहला मुख्य कार्य देखें किडनी, दूसरा हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा क्या है, मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, है ना। मनुष्य में क्या है, 2 फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलते हैं। तीसरा इसका हो जाएगा उत्सर्जन अंग त्वचा। जैसे त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ जैसे पसीने के रूप में, है ना, बाहर आते हैं, पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। पसीने में जो है जल और लवण होते हैं। यानी कि पसीना में क्या क्या होता है, जल होते हैं, पानी और लवण यानी कि नमक होते हैं। इसलिए पसीने का स्वाद जो है वो नमकीन होता है। अब पता चला कि पसीने का स्वाद नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें नमक और जल होते हैं, इसीलिए पसीने के स्वाद जो है नमकीन होता है ना। अब लीवर उत्सर्जन अंग देखेंगे यकृत, कि मनुष्य में एक लीवर पाया जाता है। लीवर एमिनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और उसके बाद यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लीवर का क्या कार्य है कि ये एमिनो एसिड और अमोनिया को, है ना, यूरिया में बदल देता है और उसके बाद यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फिर देखेंगे मालाशय। मालाशय क्या, मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है तब अपचा हुआ भोजन मालाशय में इकट्ठा हो जाता है ना, कि जो भी हमारे शरीर पचा उसको अवशोषण कर लिया और जो भी अपशिष्ट बचा वह मालाशय में इकट्ठा हो जाता है और समय समय पे मल द्वारा बाहर निकल जाता है। इकट्ठा हुआ अपच भोजन कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य में जो है उत्सर्जन तंत्र देखें, उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग है और विभिन्न अंगों का हम लोग कार्य देख चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट तंत्र, मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले श्वसन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं वह श्वसन से अभिक्रिया करके ग्लूकोज को ऑक्सीजन में, है ना, वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। श्वास यानी कि सांस लेना श्वसन का ही एक भाग है ना। श्वसन का सांस लेना और सांस सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये सभी किसका कार्य है, श्वसन का ही एक भाग है। जब मनुष्य सांस लेता है, क्या कह रहा है, जब मनुष्य सांस अंदर लेता है तब वह ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है। हम लोग क्या करते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन भोजन को क्या करते हैं, ऊर्जा में बदल देती है। ऑक्सीजन का क्या कार्य है, भोजन को भोजन के साथ अभिक्रिया करके वह ऊर्जा में बदल देती है ना। ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। जैसे ही वह भोजन के साथ अभिक्रिया किया ऑक्सीजन, तो उसके साथ ही ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी गैस
बनती है, जो मनुष्य के सांस छोड़ने पर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन लिए वो भोजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा दिया और ऊर्जा से के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस बनाया और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल गया। देखिए मनुष्य में श्वसन अंग में क्या क्या है, ये देखिए नासा द्वारा हम श्वास लिए, ऑक्सीजन लिए, ये श्वास नली के माध्यम से कहाँ गया, फेफड़ा में गया। फेफड़ा के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। अब डायफ्राम का क्या कार्य है, नासा द्वार, नाक, फेफड़ा है ना, इसका एक एक करके देखते हैं। नासा द्वार यानी कि नाक के माध्यम से सबसे पहले हम क्या किए, ऑक्सीजन को अंदर लिए। मनुष्य नाक से सांस लेता है और छोड़ता है, ठीक है। सामान्यतः नाक से सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। नाक में मौजूद जो है बाल है, देखिएगा कि हमारे शरीर के नाक में जो छोटे छोटे बाल है और चिकने पदार्थ धूल को शरीर में जो है वो घुसने नहीं देती है। हमारे शरीर में ये वो अवांछित अभी लगता होगा कि हमारे नाक के अंदर जो बाल है वो उसका कोई कार्य नहीं, कार्य है। वो क्या करते हैं, वो चिकने पदार्थ धूल को शरीर में अंदर नहाने नहीं देते, वो बाल जो है वो रोक लेते हैं, है ना। तो ये नाक के अंदर बाल होना भी जरूरी है ताकि जो हमारे धूल कण ये अंदर ना पहुँचे, है ना। दूसरा है फेफड़ा, फुसफुस। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाते हैं, क्या है, फेफड़े में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो इसका कार्य है। अब डायफ्राम यानी कि मध्य पर, इस मध्य पट भी कहेंगे इसको, डायफ्राम का क्या कार्य है, तो जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है ना, तब फेफड़े में वायु ऑक्सीजन भर जाती है। यानी कि जब हम लोग नासा द्वार के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो डायफ्राम जो है वो नीचे चल जाती है। ये क्रिया आप करके देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन को ऐसे लीजिए है ना, तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर चला जाता है और फेफड़े में वायु भर जाती है, तो ये डायफ्राम। और डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में वायु ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना। जब ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तब डायफ्राम अपनी जगह में आ जाती है और जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर चले जाती है ना। तो ये फेफड़े के साथ डायफ्राम का कार्य है। तो इस प्रकार से मनुष्य में श्वसन अंग को हम लोग देखें। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ विशेष प्रकार के जानवर, यानी कि जैसे कि हम लोग प्लांट किंगडम में देखे थे, प्लांट के विभिन्न कार्य, विभिन्न संरचना और विभिन्न भाग। उसके अलावा प्लांट के कुछ विशेष प्रकार के पौधे देखे थे। उसी प्रकार से जंतु के बारे में तो हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के जानवर देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के पौधे के अलावा हम लोग देखेंगे कोशिका, है ना, क्योंकि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कोशिका। उसके अलावा कोशिका की संरचना देखेंगे, है ना, कोशिकांग देखेंगे, यानी कि कोशिका के अंतर्गत क्या क्या अंग है और इसके क्या कार्य है, ठीक है। और इस प्रकार से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। तो यह टॉपिक जो है जीव जगत यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो जो है और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।